अगर हम बात करें सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, अब भाई एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद यानी कि जो हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो लेस देन द 2 वीक का होता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के पहले जो फेज होता है वो कहलाता है सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए लेस देन द 2 वीक वो हो गया एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो 2 वीक के बाद जो टाइम होता है वो जैसे मान लीजिए 1 हफ्ते या 10 दिन का जो टाइम हुआ वो हमारा क्या कहलाता है सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आता है। उसके बाद का जो फेज होता है वो हमारा क्या कहलाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिकॉग्निशन ऑफ द एटियोलॉजिकल एजेंट, इसका मतलब ये क्या है कि जो हमारे जैसे मान लीजिए जो एजेंट्स हैं जैसे जो माइक्रोब्स हैं उसको हम कैसे हमारी जो सेल्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि यही जो है माइक्रोब्स हैं या यही बैक्टीरिया है। जब मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सेल्स है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है कि डेंड्रिटिक सेल है। ठीक है, अब डेंड्रिटिक सेल के पास ये क्या है कुछ रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर जो है डेंड्रिटिक सेल में प्रेजेंट है। और मान लीजिए ये हमारा मैक्रोफेगस सेल है, ठीक है, मैक्रोफेगस सेल में भी ये कुछ रिसेप्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल्स हैं वो हमारी वेसल्स में या फिर एंडोथेलियल सेल्स में ऐसे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये जो हमारी डेंड्रिटिक सेल हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या है कि ये सब जो है हमारे एंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट है। जैसे ही कोई माइक्रोब्स इसमें एंट्री करेगा, ठीक है, अगर उसके पास सेम इसके जैसा ही रिसेप्टर नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि ये हमारा मतलब हमारे पार्ट का या फिर हमारी तरह का कोई एजेंट नहीं है, ये बाहर का कोई एजेंट है। ठीक है, जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसके द्वारा करेंगे, ये इनके पास रिसेप्टर होता है। ठीक है, अगर दोनों का रिसेप्टर यानी कि माइक्रोब्स का रिसेप्टर और हमारी जो सेल्स है डेंड्रिटिक सेल उनको रिसेप्टर मैच किया तो ही ये बॉडी की सेल्स मानी जाएंगी, वरना ये लोग क्या करते हैं कि एंटीबॉडी इसको जो है किल करने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, और साथ में हमको क्या कर सकते हैं, ये मेडिएटर का काम करते हैं, ब्लड वेसल्स में न्यूट्रोफिल्स वगैरह को मैसेज देते हैं और वहां से क्या करती हैं हमारी सब्सटेंस जो है न्यूट्रोफिल्स लीक आउट करती हैं और ये क्या करती हैं आके इसको माइक्रोब्स को क्या करती हैं किल कर देती हैं। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई कि रिकॉग्निशन ऑफ द एटियोलॉजिकल एजेंट। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि पैम्स के जो है वो हो गए हमारे रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, और भी कई सारे रिसेप्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि पैम्स की एक रिसेप्टर है। ठीक है, तो इस रिसेप्टर की वजह से भी हम क्या है कि माइक्रोब्स को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और भी सारे रिसेप्टर हैं जैसे कि TLRS रिसेप्टर है। ठीक है, उसके द्वारा टूल लाइक रिसेप्टर होते हैं जिसके द्वारा कि हम क्या करते हैं माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए इसमें जो है कभी ना कभी किसी भी एग्जाम से 5 नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लेते हैं हम रिस्पॉन्स के बारे में कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है, तो उसमें क्या 2 रिस्पॉन्स हमारे आते हैं, एक वैस्कुलर रिस्पॉन्स आता है, एक सेलुलर रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, अगर अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए बताऊं कि अगर जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा इन्फ्लेमेशन उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसके सीक्वेंस के बारे में अगर मैं बात करूं कि इन्फ्लेमेटरी का सीक्वेंस क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारा ऑफेंडिंग एजेंट, और ऑफेंडिंग एजेंट मतलब क्या, कोई बैक्टीरिया माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहले क्या कर सकते हैं, जो हमारी वहां पे सेल्स हैं वो क्या करें रिकॉग्निशन करती हैं। ठीक है, उसको आइडेंटिफिकेशन करती है। कौन करते हैं, माइक्रोफेगस सेल हो गए, ठीक है, या डेंड्रिटिक सेल हो गई, या प्लाज्मा प्रोटीन सेल हो गए। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है उसकी पूरी सीक्वेंस क्या है। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि जैसे माइक्रोब्स इंटर किया तो वहां पे जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, माइक्रोफेगस डेंड्रिटिक, ये क्या करें आइडेंटिफाई करेंगी उस माइक्रोब्स को, कि आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा कि जो हमारी ये सेल्स हैं ये क्या काम करेंगी, मेडिएटर का काम करेगी। मेडिएटर मतलब ये आप समझिए कि जो हमारी सेल्स हैं वो सीधे मैसेज करेंगे हमारे ब्लड वेसल्स के पास और जिससे हमारे क्या होंगे न्यूट्रोफिल्स वगैरह रिलीज होंगे और वो कहाँ आएंगे हमारे ब्लड वेसल्स से रिलीज होने के बाद जो उसमें चेंजेस आएगा वो हम हाँ ये भी कह सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मेडिएटर वहां पे पहुंचा, ठीक है, अब वहां से न्यूट्रोफिल वगैरह रिलीज हुई और रिलीज आके कहाँ पे आ जा सकती है हमारी जो प्रोसेस है, यानी कि जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर है वहां पे आकर किल कर सकती हैं या किल करती हैं। ठीक है, फिर अगर जैसे मान लीजिए मेडिएटर हुआ तो ब्लड वेसल्स उसमें 2 चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेडिएटर ने ब्लड वेसल्स पे क्या हुआ मैसेज भेजा तो उसमें क्या जो चेंजेस आएंगे वो 2 तरह का चेंजेस होता है। उसमें क्या होता है, एक वैस्कुलर चेंजेस होता है, एक सेलुलर चेंजेस होता है। ठीक है, तो उसमें जो जैसे हमारे जो मेडिएटर ने मास सेल ने या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोफेगस सेल ने जो हमारे ब्लड वेसल्स को मैसेज भेजा, उस मैसेज की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स में 2 तरह के चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस क्या है, एक वैस्कुलर चेंज है, एक सेलुलर चेंजेस है। ठीक है,
फिर हम बात करें कि जो चेंजेस है वो क्या है। अब चेंजेस क्या है कि एक हो गया हमारा एक्यूट चेंजेस, ठीक है, एक हो गया क्रॉनिक चेंजेस। अब एक्यूट चेंजेस को हम एक्यूट इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो एक्यूट इन्फ्लामेशन वो कह सकते हैं हॉर्स या मतलब कुछ घंटे या कुछ दिन या फिर लेस देन द 2 वीक। इसमें क्या होता है, ये जो पीरियड है वो क्या कहलाती है, हमारी एक्यूट की पीरियड कहलाती है। फिर अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल होती हैं, न्यूट्रोफिल सेल होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारी ब्लड वेसल से लीक आउट होती हैं और वो कहाँ आती है, हमारी इंजर्ड एरिया पे आती हैं या फिर जहाँ पे माइक्रोस हमारा इंटर किया है। फिर अगर मैं बात करूँ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो हमारा होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन होता है या फिर ड्यूरेशन करें या जो हमारी डिफेंसिव मैकेनिज्म की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो क्या होती है, प्रोलॉन्ग्ड होती है। यहाँ पे जो सेल्स हमारी मैक्रोफैगस सेल है, ये ल्यूकोसाइट सेल है, ठीक है। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था कि डिफिनीशन के माध्यम से देखा था, अभी हमने इसको चार्ट के फ्लो में देखा कि इसको हम कैसे कैसे करते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करूं, इसमें क्या होती है, जो हमारी एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है उसमें क्या होता है, लिमिटेड इंजरी होती है। लिमिटेड मतलब क्या है कि इंजरी ऐसी होगी जो कुछ समय पश्चात लेस देन द 2 वीक के बाद हील हो जाएगी, या फिर जो हमारी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो जाएगी वो कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगी और वो पार्ट जो है बिल्कुल हील हो जाएगा। जिसमें जो साइन और सिम्टम होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि जो साइन और सिम्टम दिखते हैं। जबकि हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो प्रोग्रेसिव इंजरी होता है, यानी कि धीरे धीरे वो परसिस्ट रूप से बना रहता है। इसमें क्या है, डोंट प्रोमिनेंट, यानी कि ये प्रोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी जो पूरी प्रोसेस थी वो हमारी इन्फ्लामेशन की थी। यानी वेसल्स की बात करूं कि जो हमारे वेस्कुलर इवेंट है, ठीक है, वेस्कुलर इवेंट मतलब क्या है कि जो हमारे वेसल्स में चेंजेस आई हैं वो क्या कहलाती है, वेस्कुलर इवेंट कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि वेसल्स में जो चेंजेस हुई हैं वो क्या कहलाएंगी, वेस्कुलर इवेंट कहलाएंगी। फिर अगर मैं बात करूं कि हीमोडायनेमिक जो चेंजेस है, ठीक है, वेस्कुलर इवेंट हो गया हमारा। यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए कर लेते हैं कि वेस्कुलर इवेंट, ठीक है, वेस्कुलर इवेंट, ठीक है। वेस्कुलर इवेंट मतलब क्या है कि जो हमारे वेसल्स में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वेस्कुलर इवेंट। अब चेंजेस किसके द्वारा हो गए, मेडिएटर सेल्स जो हमारे वेसल्स में आ रही हैं, यहाँ पे मेडिएटर सेल्स, उसके द्वारा जो चेंजेस हो वो वेस्कुलर इवेंट कहलाएगा। फिर अब उसमें क्या एक हमारा पॉइंट है हीमोडायनेमिक चेंजेस, या फिर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। अब उसके लिए मैं देखता हूँ कि हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या होता है। अब अगर मैं हीमोडायनेमिक चेंजेस की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई पार्ट है बॉडी का, उसमें क्या हो, इंजरी हो गई, ठीक है। अब जैसे इंजरी होती है तो वहां पे क्या होगा कि इमीडिएट जो तो वेस्कुलर रिस्पांस होगा, ठीक है, यानी कि ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं हमारी ये कोई सेल्स है, ठीक है। अब सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे इंजरी होगी तो ये क्या होगी, पहले कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, ट्रांजिएंट मतलब कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि जो हमारी इंजरी हुई है, ठीक है, इंजरी जो हमारी हुई है अगर वो माइल्ड है, ठीक है, अब माइल्ड है तो ये क्या होगी, वापस कुछ ही देर में क्या आ जाएगी, अपने पुराने अवस्था में आ जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं हिंदी भाषा में, पुरानी मतलब जो जैसे इसकी पहले शेप थी, साइज थी, वो बिल्कुल सेम उसी अवस्था में आ जाएगी। बट अगर ये जो इंजरी है वो थोड़ा सा सीवियर में हो गई, ठीक है, यानी माइल्ड से ज़्यादा आप कह सकते हैं थोड़ा सीवियर होगी, तो ये जो इसकी जो प्रोसेस है या फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो डायलेशन होने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 15 मिनट लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 15 मिनट या फिर 5 मिनट 7 मिनट जो भी है, मतलब इतना लगा सकता है। लेकिन अगर माइल्ड इंजरी हुई है तो उसको वापस अपने शेप में आने में लगभग कुछ सेकेंड लगते हैं, ठीक है, सेकेंड लगते हैं। अगर यही इंजरी हमारी सीवियर हुई है तो हमारे 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। फिर अगर बात हैं यही जो प्रोसेस है, ठीक है, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेटेशन, ठीक है, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेटेशन, तो ये कब होगा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें जो होगा इन्वॉल्व होगा, जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। फिर अगर उसके बाद अगर हम देखें कि वैसोडाइलेटेशन कब होगा, तो वैसोडाइलेटेशन के देखने के लिए मेन होता है कि कुछ समय आफ्टर तो जैसे ही वैसोडाइलेटेशन होगा, ठीक है, यानी कि ये जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ये क्या होगी, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो वैसोडाइलेटेशन क्या होगी, यहाँ की जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो स्पीड हो जाएगी। तो जैसे ही ब्लड फ्लो स्पीड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी ब्लड फ्लो स्पीड हो, इसमें कौन से इन्वॉल्व होंगे, इसमें छोटे छोटे जो वेन्यूल्स हैं, ठीक है, वेन्यूल्स हैं, ठीक है, कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होगी, वैसोडाइलेटेशन में इन्वॉल्व होगी।
अब जैसे ही वैसोडाइलेटेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ ट्रांसटिट्यूएंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप कह सकते हैं वहां पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो था वो स्पीड हो गया, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण यहाँ से कुछ फ्लूइड लीक आउट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से फ्लूइड लीक आउट होगा तो इस जगह पे क्या होगी, आरबीसी इकट्ठी हो जाएगी। अब भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लड जा रहा है तो इसमें ब्लड में क्या है कि कई सारे कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं, प्लाज्मा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पिछली अपनी क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे ही यहाँ से लीक आउट होगा लिक्विड का, फ्लूइड का, तो उसमें क्या होगी कि विस्कोसिटी जो होगी हमारी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीसी इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगी, विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो होता है रेड आ जाएगा, मतलब रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, रेडनेस आ जाएगी और बॉडी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हीट हो जाएगी। क्यों हीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइडिटी कम हो गई है। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है यहाँ से सिक्रीट होगा और वो कहाँ पाएगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। अगर हम एक बार फिर से इसको समझें तो हम इतना समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई सेल्स है, ठीक है, उस सेल्स में हमारे क्या कोई इंजुरी हुई या फिर कुछ हुआ तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं अगर इंजुरी माइल्ड होगी तो वो कुछ सेकंड में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर जो हमारी इंजुरी सीवियर होगी लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा इसको पुराने अवस्था में आने के लिए। अब जैसे मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम इसमें क्या होगी, वैसोडाइलेटेशन हो गया, वैसोडाइलेटेशन की वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ गया। अब जैसे ही ब्लड फ्लो यहाँ पे बढ़ जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड यहाँ क्या स्क्रीट आउट होगा। जैसे ही फ्लूइड इंटरसेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, विस्कोसिटी ऑफ द एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी इकट्ठी हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई जो से रेडनेस आ जाएगी, हीट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या किस में आती है, हमारी हीमोडायनेमिक चेंजेस में आती है। अब इसके बाद भी अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो यहाँ से क्या हो गया, रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा, उसलिए क्या हो गया, हमारे फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गए। तो उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आरबीसी इकट्ठी हो गई तो इसको जो पेरीफेरी पे क्या होंगे, डब्ल्यूबीसी चले जाएंगे। ठीक है, पेरीफेरी पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर यहाँ से लीक आउट होके उस एरिया पे जाएंगे जहाँ पे माइक्रोब हमारा आया हुआ है या फिर जहाँ पे माइक्रोब ने इंटर कर दिया। तो पेरीफेरी पे क्या आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे और इस एरिया में बिल्कुल मतलब मिडिल वाले एरिया में आरबीसी इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा। और ये सब हमारा जो प्रोसेस था ये किस में आता है, हीमोडायनेमिक चेंजेस में आता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे एक ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है, एक ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स की मैं बात करें, इसको किसने दिया था, इसको दिया था लुईस ने। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, अपने फोर आर्म पे क्या करते हैं उसको, जैसे मान लीजिए हमारा ये फोर आर्म हो गया, ठीक है, तो फोर आर्म से हम क्या कर सकते हैं, इस पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम इस पे क्या करते हैं, स्ट्रोक करते हैं। तो स्ट्रोक करने के बाद जो हमारे चेंजेस आते हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स करते हैं। अब चेंजेस क्या आएंगे, अब जैसे मान लीजिए कि ये हैंड है तो हैंड में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए वेन्यूल्स कैपिलरी होंगी, तो जैसे ही स्ट्रोक करेंगे ना उसमें क्या होगा, वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा। तो इसमें जो वेन्यूल्स वगैरह है वो क्या होगा, डायलेट हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या इसमें कुछ रिस्पॉन्स होते हैं। रिस्पॉन्स क्या आएंगे, पहला नंबर के जो रिस्पॉन्स है वो क्या आएगा कि इसमें जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे कि रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, रेड लाइन या फिर आप कह सकते हैं रेड लाइन आ जाएगी। दूसरा फ्लेयर आ जाएगा, ठीक है, फ्लेयर। और तीसरा क्या आ गया, व्हील। ठीक है, ये जो 3 चेंजेस हैं ये हमारे किस में आएंगे, ट्रिपल रिस्पॉन्स में आएंगे। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स की अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये क्या है, ट्रिपल रिस्पॉन्स का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी हमने ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, इसमें स्ट्रोक किया। तो स्ट्रोक करने के बाद क्या इस पूरे एरिया में जो चेंजेस आ रहे हैं वही क्या है, ट्रिपल रिस्पॉन्स कहलाता है, या फिर आप इसे रेड रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। इसको किसने दिया था, लुईस ने दिया था। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ ही जाता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि कुछ फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि जो क्लासिकल साइंस है इन्फ्लेमेशन का वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं।